रिव्यू FY UGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए जो है AEC हिंदी का VVI क्वेश्चन देखेंगे, आंसर के साथ देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए होता है साथियों, सभी मेजर वालों के लिए जो भी आर्ट्स वाले हैं, ठीक है। सिर्फ साइंस और कॉमर्स वालों को AEC इंग्लिश पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले इसका पैटर्न वगैरह सब बता दिया गया है, सिलेबस वगैरह जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन है कि लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व की विवेचना कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें वही क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो फालतू का क्वेश्चन हमने लेके सिर्फ टाइम वेस्ट करने का काम नहीं किया, ठीक है। चलिए देखेंगे। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से बना के भी लिख सकते। तो आंसर लिखा है कि विचारों को कागज पर उतारना ही लेखन कौशल कहलाता है। यानी आपका कोई भी विचार हो, बात हो, उसको जो है कागज पर लिखना ही जो है लेखन कौशल कहलाता है। यह वह कला है जो हमारी बात को वक्त और दूरी की सीमाओं से आज़ाद कर देती है। सरल शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो सीधा समझिए कि मन के भावों को शब्दों के जरिए सुरक्षित और अस्थायी रूप देना ही जो है लेखन कहलाता है, ठीक है। यानी अपने शब्द को, अपने भावों को जो है एक सुरक्षित और अस्थायी रूप देना जो है हमारा लेखन कौशल कहलाता है, लेखन कहलाता है। यह न केवल एक अच्छा संचार का माध्यम भी है, साथ ही साथ जो है बल्कि व्यक्ति की बुद्धि और उसकी सोच का आईना भी है। उसी के माध्यम से लोग अपने भावों को लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा लेखन कौशल। चलिए नीचे और भी अच्छे से समझते हैं कि लेखन कौशल का अर्थ क्या है। तो लेखन शब्द का मतलब ही होता है लीक, धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुरचना या फिर अंकन करना, यानी कि उसको अपने भावों को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये है आपका लेखन कौशल का अर्थ। व्यापक अर्थ देखा जाए तो अपने संवेगों, अनुभवों और विचारों को व्याकरण समस्त भाषा में परोप कर लिपिबद्ध करना ही हमारा जो है लेखन कौशल कहलाता है। आगे देखिए, तकनीकी अर्थ के हिसाब से समझा जाए तो भाषा के वर्णों को उनकी निर्धारित आकृति में शुद्धता के साथ उकेरना और उन्हें अर्थपूर्ण वाक्यों में बदलना लेखन कौशल कहलाता है। तो ये हमारा इसका अर्थ था लेखन कौशल का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि लेखन कौशल की प्रमुख परिभाषाएं। देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, बहुत सारे जो है आपके लेखक वगैरह हुआ करते थे जो अलग अलग परिभाषा दी है। तो चलिए देखेंगे। तो पहला परिभाषा हमारा जो है वो है रॉबर्ट लेडो के अनुसार। इन्होंने कहा है कि लेखन कौशल का अर्थ उन भाषाई प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है जिसका उपयोग अभी तक व्यक्ति केवल मौखिक रूप से करता है। तो ये इनका कहना था, रॉबर्ट लेडो का, ठीक है। इनके अनुसार ये परिभाषा दिया गया है। दूसरा हमारा जो है वो है बेकन के अनुसार। उन्होंने कहा था कि वचन यानी कि रीडिंग मनुष्य को पूर्ण बनाता है, मनुष्य को जो है पूरा बनाता है। सम्मेलन उसे तैयार करता है, परंतु लेखन जो है उसे परिशुद्ध और सटीक बनाता है। यानी इनका मानना है कि बोलना जो है, रीडिंग करना, पढ़ना जो है मनुष्य को पूरा बनाता है, डिस्कस करना जो है उसे तैयार करता है, लेकिन लेखन जो हमारा राइटिंग जो होता है वो उसे एक परिशुद्ध और सटीक बनाता है। तो ये कहना था बेकन के द्वारा। फिर आगे हमारा कि महात्मा गांधी के अनुसार। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि लिखना सीखने से पहले बालक को चित्रकला सीखनी चाहिए, क्योंकि अक्षर भी जो है चित्रों का ही एक विकसित रूप है। तो ये तीन लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिए हैं लेखन कौशल का, ठीक है। आप ये सब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये सब आप लिखिएगा, थोड़ा जो है आंसर अच्छा लगता है, ठीक है। और ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं आप, और आंसर भी अच्छे लिखने से आपको मार्क्स भी मिलेगा। नीचे देखिए लिखा है कि लेखन कौशल का महत्व। अब हम लोग देखते हैं। तो लेखन कौशल का महत्व केवल शिक्षा तक ये लिमिट नहीं है, बल्कि इसका जो है सामाजिक और व्यक्तिगत बहुत इसका महत्व भी है, वो हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। जिसमें पहला हमारा हो गया ज्ञान का संचय और हस्तांतरण। यानी ज्ञान का संचय होता है, एक से दूसरे जगह ज्ञान जाता है, ठीक है। तो ये है प्राचीन काल का ज्ञान जो है, यानी कि वेद वगैरह, शास्त्र वगैरह आज हमारे पास केवल इसलिए है क्योंकि उसे लिखित रूप में सहेज के रखा गया था, इसलिए हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो लेखन
ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का एकमात्र विश्वसनीय साधन जो हमारा होता है वो लेखन होता है। तो ये भी इसका एक महत्व के रूप में है। दूसरा महत्व हो गया मानसिक एवं तार्किक विकास। लिखने के लिए व्यक्ति को चिंतन करना पड़ता है, यानी सोचना पड़ता है। इससे उसकी तर्क शक्ति, कल्पनाशीलता और एकाग्रता वगैरह का भी विकास होता है, यानी मनुष्य का जो है मस्तिष्क और तार्किक विकास भी होता है। लिखने के लिए सोचना पड़ता है, और अगर सोचता है तो उससे उसकी शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पनाशीलता वगैरह का विकास होता है। तो ये दूसरा महत्व है। आगे तीसरा महत्व हो गया दोस्तों कि शैक्षणिक मूल्यांकन का आधार। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र की योग्यता का अंतिम निर्णय उसकी लेखन क्षमता के आधार पर ही होता है। आप परीक्षा वगैरह देते हैं, वहाँ भी आप लेखन से ही लिखते हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि स्कूल से लेकर पूरा विश्वविद्यालय तक, यानी हर जगह समझ लीजिए, आपकी योग्यता का अंतिम निर्णय, अंतिम प्रमाण के रूप में लेखन ही रहता है। इसी के आधार पर आपका किया जाता है। तो ये भी इसका महत्व है। आगे है प्रामाणिकता। ठीक है, प्रामाणिकता यानी कहा हुआ बदल सकता है लेकिन लिखा हुआ नहीं बदल सकता। यानी कहावत है ना कि कहा कोई बोलता है तो वो बदल सकता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं बदल सकता है। एक कानूनी दस्तावेज ये बन जाता है। प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में भी ये लिखित भाषा का ही मान्य होता है। आप कुछ कहेंगे तो वो वैल्यू नहीं होता है, लिखित के रूप में ही लिया जाता है। तो ये प्रूफ के तौर पर प्रामाणिकता के रूप में भी ये काम करता है। आगे देखिए साहित्य सृजन। कविता हो गया, हम लोग का निबंध हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास वगैरह, इन सभी के माध्यम से भी जो है समाज का मार्गदर्शन करना केवल उत्कृष्ट लेखन कौशल से ही ये संभव हो पाता है। ठीक है, संभव हो पाता है और किसी चीज़ से नहीं संभव हो पाता है। आप बोल के नहीं कर सकते, लेखन कौशल से ही ये कंप्लीट हो सकता है, कविता वगैरह, कहानी वगैरह, उपन्यास वगैरह। आगे है व्यक्तित्व का प्रतिबिंब। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति का इमेज। किसी व्यक्ति को लिखने की शैली, उसकी शब्दावली और स्पष्टता उसके व्यक्तित्व और शिक्षा के स्तर को भी दर्शाती है। ठीक है, आप लिखते हैं कैसे हैं उसी से आपका जो है शिक्षा का स्तर भी दर्शाती है। तो ये सभी महत्व था हमारा लेखन कौशल का साथी। आगे देखेंगे कि लेखन कौशल की प्रमुख विधियां के बारे में, यानी लेखन कौशल जो किया जाता है उसके लिए जो प्रमुख विधियां हैं वो पहला हमारा हो गया मोंटेसरी विधि। छोटे बच्चों को सबसे पहले लकड़ी या फिर गत्ते के बने अक्षरों पर उंगली फेरना सिखाया जाता है, फिर पेंसिल का प्रयोग कराया जाता है। तो ये हमारा होता है मोंटेसरी विधि। फिर दूसरा हो गया किंडरगार्टन विधि। खेल खेल में चित्र दिखाकर अक्षरों का ज्ञान कराना, तो ये हमारा हो गया किंडरगार्टन विधि। तीसरा विधि है दोस्तों जो है कि पेस्टालॉजी विधि। पेस्टालॉजी विधि अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके इसे सिखाया जाता है, यानी सरल रेखा में, फिर वक्र में, वृत्त में, तो इन सभी में छोटा छोटा टुकड़ा करके सिखाना हम लोग का हो गया पेस्टालॉजी विधि। चौथा विधि है वो है अनुकरण विधि। अध्यापक बोर्ड पर अक्षर लिखता है और उसे छात्र देखकर अपनी कॉपी में लिखते हैं, जो आप लोग स्कूल वगैरह में करते आए होंगे। तो ये हमारा हो गया अनुकरण विधि। तो ये चार विधि के माध्यम से जो है हमारा लेखन कौशल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था। चलिए आगे इसकी विशेषताएं देखेंगे मित्रों। तो विशेषताएं हैं लेखन कौशल को, यानी लेखन को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए जो नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बात है। सबसे पहले सुलेख, यानी अक्षर जो है सुंदर और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है आपको अच्छे लेखन लिखने की। दूसरा हो गया शब्दावली, यानी समृद्ध शब्द भंडार पाठक पर प्रभाव छोड़ता है, यानी ऐसा शब्दावली का उपयोग करना, शब्द का उपयोग करना ताकि जो पढ़ रहा हो उसके ऊपर प्रभाव, मतलब उसे लगे, फील हो। ठीक है, प्रभाव पड़े। ठीक है, आगे तीसरा हमारा संक्षिप्तता, यानी कम शब्द में बड़ी बात कहना, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारा लेखन कौशल में। आगे दोस्तों की मौतिकता, दूसरों की नकल के बजाय अपना स्वयं के विचार होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ जो है अच्छे लेखन कौशल की विशेषताएं हैं। आगे इसका निष्कर्ष देख लेते हैं और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए निष्कर्ष में है कि लेखन कौशल अपने विचारों को लिखकर प्रकट करने की एक बहुत ही अच्छी कला है। यह हमें अपनी बात को स्पष्ट और अस्थायी रूप से कहने की शक्ति देता है। ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने और शिक्षा में सफलता पाने के लिए यह कौशल जो है बहुत ही ज़रूरी है, यानी लेखन कौशल जो है बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो है दोस्तों इसका अर्थ से लेके परिभाषा से लेके हर एक चीज़ अच्छे से समझा। अच्छे कौशल
अच्छे लेखन के लिए क्या विशेषताएं हैं, इसका महत्व क्या है, हर एक चीज़ देखें, ठीक है, विधि वगैरह। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन है कि मीडिया लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों एवं महत्वों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे मित्रों, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आंसर दिया गया है कि जन संचार के विभिन्न माध्यम, जिसमें आता है हमारा पत्र पत्रिकाएं आती है, फिर रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, इंटरनेट आता है। तो ये सभी का ये माध्यमों के लिए किए जाना वाला लेखन जो है मीडिया लेखन कहलाता है। यानी सीधा समझिए संचार के लिए ये सभी माध्यम का अगर यूज किया जाता है तो वो हमारा कहलाता है मीडिया लेखन। सामान्य लेखन और मीडिया लेखन में बहुत ही अंतर होता है। मीडिया लेखन एक विशाल जन समूह को संबोधित करता है, यानी पत्र के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों को जो है अपनी बातों को सुना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा संचार पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य होता है यानी सामान्य लेखन होता है, इसकी भाषा मतलब ये जो है लिमिट होती है। और हमारा जो मीडिया लेखन है इसकी भाषा भी सरल होती है, रोचक होती है, तथ्यात्मक होती है, ताकि समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके और हर वर्ग जो है इसे समझ सके। तो ये हमारा मीडिया लेखन, यानी मीडिया का उपयोग करके कोई भी लेखन किया जाता है वो हमारा मीडिया लेखन कहलाता है। आगे देखेंगे मीडिया लेखन का अर्थ। तो मीडिया लेखन का अर्थ देखा जाए तो सूचनाओं के इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि वे जनमानस तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। इसमें लेखन को कम शब्दों में अधिक बात करना, कहने की कला आनी चाहिए। वह केवल सूचना देना नहीं बल्कि सूचना का विश्लेषण करना और उसे जनता के लिए उपयोगी बनाना भी। तो ये हमारा मीडिया लेखन का अर्थ हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कि मीडिया लेखन के प्रमुख प्रकार, यानी मीडिया लेखन जो हमारा है उसके कितने प्रकार हैं। तो मीडिया लेखन के बहुत सारे प्रकार हैं जो एक एक करके देखेंगे। पहला हो गया हमारा समाचार लेखन। समाचार लेखन या मीडिया लेखन का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम कोई भी न्यूज़ वगैरह जान पाते हैं। इसमें जो है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले दी जाती है और उससे कम वाला नीचे दिया जाता है। तो इसमें जो है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है 6 ककारों का भी ध्यान रखा जाता है दोस्तों। 6 ककार यानी कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया। तो ये सभी चीज़ जो है समाचार पत्र में लिखा रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि कहाँ घटना हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया। तो ये सभी चीज़ 6 ककारों को ध्यान में रखकर ये लिखा जाता है हमारा समाचार लेखन। फिर हो गया फीचर लेखन दोस्तों। तो फीचर लेखन जो हमारा है यह समाचारों से हटकर मानवीय संवेदनाओं और रुचि पर आधारित होता है, यानी ये जो है समाचार वगैरह से हटके होता है। इसका उद्देश्य जो है पाठक को सूचना देने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी होता है। इसकी भाषा जो है कथात्मक और आकर्षक होती है, ठीक है, यानी इसकी भाषा जो है वो पहेली जैसी होती है और अट्रैक्टिव होती है। तो ये हमारा हो गया फीचर लेखन। चलिए तीसरा जो हमारा प्रकार है वो संपादकीय लेखन। इसे समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है। समाचार पत्र का आवाज़ माना जाता है। इसमें किसी समसामयिक घटना पर संपादक अपनी राय व्यक्त करता है। न यह निष्पक्ष और तर्कपूर्ण होता है। यानी कहने का मतलब ये है जो संपादकीय लेखन होता है, मान लीजिए कोई घटना हुआ, ठीक है, कोई घटना पर बड़ा लेखक यानी बड़ा पत्रकार अपनी पूरी राय रखता है, तो वही हमारा संपादकीय लेखन कहलाता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे चौथा है हमारा दोस्तों स्तंभ लेखन। यह किसी विशिष्ट लेखक या विशेषज्ञ द्वारा नियमित रूप से किसी खास विषय यानी खेल हो गया, राजनीति हो गया या फिर सिनेमा पर लिखा जाता है। तो ये हो गया हम लोग का स्तंभ लेखन। पांचवा जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन दोस्तों। तो इसमें देखिए आता है हमारा रेडियो लेखन। यह केवल ध्वनि का महत्व होता है, यहाँ जो है ध्वनि ही सुनाई देती है, यहाँ जो है चित्र वगैरह नहीं दिखाया जाता, इसलिए भाषा बहुत ही सरल होती है और बोलचाल वाली भाषा होती है, ताकि पाठक तक जो है अच्छे से समझ आ सके, सब लोग समझ सके, ठीक है। फिर हो गया हमारा टीवी लेखन। टीवी लेखन यह शब्दों के साथ दृश्य का तालमेल बिठाया जाता है, यानी आपको आवाज़ के साथ साथ जो है शब्द के साथ साथ दृश्य भी दिखाया जाता है टीवी लेखन में, जिसमें जो है स्क्रिप्ट राइटिंग और वॉइस ओवर शामिल वगैरह भी होते हैं।
ठीक है। तो ये सभी चीज़ है हमारा। छठा हो गया, जो छठा प्रकार है वो है विज्ञापन लेखन। इसका मुख्य उद्देश्य किसी उत्पाद को बेचना या किसी सेवा का प्रचार करना जिसमें रचनात्मक और आकर्षक सबसे ज़रूरी होता है। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, आप कई बार देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो वो होता है हमारा विज्ञापन लेखन, जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट वगैरह को सेल करता है, दिखाता है, ठीक है। सातवां हमारा दोस्तों की सोशल मीडिया और डिजिटल लेखन। इसमें ब्लॉग्स, फेसबुक पोस्ट और ट्विटर थ्रेड्स शामिल वगैरह है। इसमें बहुत ही संक्षिप्त और सीधा होता है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा हो गया सोशल मीडिया और डिजिटल लेखन, इसमें ब्लॉग वगैरह हो गया, फेसबुक पोस्ट वगैरह हो गया, ट्विटर एक्स पर जो पोस्ट वगैरह होता है, तो ये सभी चीज़ें जो है ये संक्षिप्त और सीधा होता है। तो ये हमारा है टोटल 7 प्रकार के मीडिया लेखन होते हैं। चलिए इसका महत्व देखेंगे कि मीडिया लेखन का महत्व क्या है। तो मीडिया लेखन लोकतंत्र और आधुनिक समाज का आधार माना जाता है, जिसमें पहला इसका महत्व हो गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में माना गया है। मीडिया लेखन सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है और भ्रष्टाचार को उजागर कर प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह भी बनाता है। तो ये सीधा समझिए, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है। खैर अभी तो ऐसा फॉलो नहीं करता, लेकिन ठीक है। दूसरा हो गया जनमत निर्माण। किसी भी सामाजिक या फिर राजनीतिक मुद्दे पर समाज की सोच विकसित करने में मीडिया लेखों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये हमारा जनमत निर्माण में भी सहायक होता है। तीसरा जो है दोस्तों वो है सूचनात्मक और शैक्षिक महत्व। कृषि, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषय पर भी जो है लेख लिखकर मीडिया आम जनता को जागरूक करने का भी काम करता है। तो ये इसका महत्व है। फिर आगे हो गया परिवर्तन का वाहक। समाज में व्यक्त कुरीतियाँ यानी जो भी गलतियाँ हैं, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, नशाखोरी हो गया, तो ये सभी चीज़ों को के खिलाफ जो है मीडिया लेखन एक हथियार की तरह काम करता है, लोगों को जागरूक करता है, लोगों को जो है परिवर्तन चेंज करने का प्रयास करता है। फिर मनोरंजन के साधन के रूप में भी ये काम करता है दोस्तों। फीचर हो गया, फिल्मी समीक्षा हो गया और साहित्य लेखन पाठकों का मानसिक मनोरंजन करता है, ताकि तो ये सभी ये जो है मनोरंजन के साधन के रूप में भी जो है हमारा मीडिया लेखन काम करता है। फिर आगे हो गया वैश्विक जुड़ाव। इसके माध्यम से हम जो है दुनिया के एक कोने की जानकारी दूसरे कोने तक बहुत ही आसानी से पहुंचाई जा सकती है। यानी आप देखे होंगे कहीं वार वगैरह भी मान लीजिए हो रहा है ईरान और अमेरिका का, तो हमें यहाँ बैठे बैठे भी पता चल जाता है। तो ये सभी जो होता है वो मीडिया लेखन के माध्यम से ही होता है। इसमें वैश्विक जुड़ाव होता है, मतलब पूरा समझ लीजिए कि दुनिया के एक कोने का न्यूज़ दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है। तो ये ग्लोबल विलेज भी बन चुका है। तो ये सभी इसका महत्व है। आगे देखेंगे मीडिया लेखन की विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताएं जो होती है वो है तथ्यात्मकता, यानी इसमें कल्पना के बजाय जो है फैक्ट वगैरह को जो है प्राथमिकता दी जाती है। यानी इसमें कल्पना वगैरह नहीं रहती, फैक्ट वगैरह के माध्यम से ये लिखा जाता है, सच्चाई दिखाई जाती है। फिर वस्तुनिष्ठता, लेखक को अपने व्यक्तिगत पूर्वग्रहों से बचकर निष्पक्ष लिखना चाहिए। यानी कहने का मतलब है वो साफ सुथरा जो है, जो ओरिजिनल है वही लिखना चाहिए। फिर है संक्षिप्तता। मीडिया में जगह और समय की कमी होती है, इसलिए संक्षेप में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, संक्षिप्त और संक्षेप में। फिर है स्पष्टता। भाषा ऐसी हो जिसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी सुन समझ सके, तो वैसा ये सब स्पष्ट होना चाहिए। तो ये हमारा मीडिया लेखन का दोस्तों निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है कि मीडिया लेखन वह कला है जो आम जनता तक सूचनाओं को सरल और रोचक ढंग से पहुंचाने का काम करती है। यह न केवल समाज को जागरूक करता है बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जनमत निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। संक्षेप में समझा जाए तो आजकल की जो आधुनिक समाज की ये आवाज़ के रूप में काम करता है हमारा मीडिया लेखन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि फीचर लेखन किसे कहते हैं, या फिर सीधा समझ लीजिए फीचर किसे कहते हैं, और एक अच्छे फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यानी अच्छे फीचर लेखन की प्रक्रिया क्या है, कैसे लिखा जाता है, क्या विशेषताएं रहती, तो ये सभी चीज़ तो चलिए समझेंगे। तो फीचर जो हमारा होता है वो पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जो सूचना, ज्ञान, मनोरंजन का एक बेहतरीन मिश्रण माना जाता है। यानी ये जो मिश्रण है इसमें सूचना होता है, ज्ञान होता है, मनोरंजन होता है। तो ये है
अगर समाचार किसी घटना की हड्डियां हैं तो फीचर उसका मांस और रक्त है। यानी कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल दिया गया है। यानी मान लीजिए समाचार किसी घटना का हड्डी है तो फीचर उसका मांस और रक्त के रूप में काम करता है। यह समाचार की तरह केवल शुष्क तथ्य नहीं बताता बल्कि घटना के पीछे की भावना, मानवीय पहलुओं और सामाजिक प्रभाव को एक कहानी की तरह पेश करने का काम करता है हमारा फीचर लेखन। ठीक है, चलिए सरल शब्दों में इसे समझा जाए दोस्तों तो लिखा है कि एक ऐसा लेख जो पाठक को जानकारी भी दे, उसका मनोरंजन भी करे और उसे उस विषय के प्रति भावनात्मक रूप से जोड़ ले, तो उसे ही हम लोग फीचर लेखन कहलाते हैं। यानी सबसे पहले जानकारी भी मिलेगा, उससे मनोरंजन भी होगा और उसे जो है भावनात्मक रूप से अपने से जोड़ भी लेता है, तो ये हमारा फीचर लेखन कहलाता है। चलिए, अच्छे फीचर लेखन की प्रक्रिया क्या है, यानी अच्छा फीचर लिखना है आपको तो क्या क्या चीज़ ज़रूरतें पड़ती है तो वो देखेंगे हम लोग। तो फीचर लिखना किसी पेंटिंग बनाने जैसा नहीं है। यानी फीचर लिखना जो है एक पेंटिंग बनाने जैसा ही है, जहां लेखक शब्दों के माध्यम से चित्र उकेरता है। इसकी प्रक्रिया मुख्य पड़ाव, यानी जो भी प्रक्रिया से ये बनाया जाता है यानी फीचर लेखन लिखा जाता है वो देखेंगे। जिसमें पहला हमारा हो गया विषय का सटीक चयन। फीचर की सफलता उसके विषय पर टिकी होती है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें मानवीय रुचि हो। यानी ऐसा आप जो है मतलब ऐसा विषय को चुनिएगा जिसमें मानवीय रुचि हो। कैसे चुने, तो कैसे चुना जाता है वो देखिए। वह विषय जो समसामयिक यानी कि करंट में हो, यानी कि अभी चल रहा हो, वैसा ऐतिहासिक हो सकता है, किसी व्यक्ति के संघर्ष की कहानी वगैरह हो सकता है। तो ये सभी चीज़ में से कोई एक चुनना रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बढ़ती महंगाई पर खबर लिखना समाचार है, लेकिन महंगाई के बीच एक मध्य वर्गीय माँ की रसोई का संघर्ष लिखना ये फीचर होता है। ठीक है, यानी आप जैसे बताइएगा कि वार के कारण ये हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो वो हो गया हमारा समाचार लेखन। लेकिन वार के बीच में कोई संघर्ष कर रहा हो या फिर कोई अपना मतलब किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हमारा होता है फीचर लेखन। तो ये अंतर है। दूसरा हमारा हो गया तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह। फीचर केवल कल्पना नहीं है, यह सत्य पर आधारित होता है। इसलिए लेखन से पहले गहन शोध की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ही डीप रिसर्च करने की आवश्यकता होती है, तभी आप जो है एक फीचर लेखन लिख पाते हैं। साक्षात्कार यानी विषय से जुड़े लोगों से बातचीत करना, यानी जिसके साथ घटना वगैरह हुआ उन सभी का इंटरव्यू लेना, यानी उनके बाद उनसे पता करना, बात करना, अवलोकन करना। ठीक है, उस स्थान या स्थिति को खुद अपनी आंखों से देखना ताकि बारीकियों से महसूस किया जा सके और आप जो है उस माध्यम से फीचर को लिख पाएँ। फिर उसके ऊपर जो है अध्ययन करना, पुराने लेख, किताबें और इंटरनेट से आंकड़े वगैरह जुटाने, डाटा वगैरह, फैक्ट वगैरह, उसके बाद आप जो है फीचर को लिख पाइएगा। फिर तीसरा प्रोसेस हो गया हमारा कि फीचर का ढांचा तैयार करना। लिखने से पहले एक रूपरेखा बनाना जरूरी है ताकि लेख बिखरा हुआ ना लगे। इसके 3 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो है आकर्षक शुरुआत। फीचर की पहली 2 से 3 लाइन जो है ऐसी होनी चाहिए कि पाठक उसे छोड़ ही ना सके, यानी पूरा पढ़े। तो ऐसा चुनना पड़ेगा आपको 2 से 3 लाइन। आप किसी सवाल, किसी प्रसिद्ध कविता की पंक्ति या फिर किसी नाटकीय दृश्य से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा आप देखे होंगे ऐसा फीचर। फिर मध्य भाग यानी जो बीच में होता है, यहाँ आप अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तथ्यों और भावनाओं का संतुलन यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ा होना चाहिए ताकि लोगों का जो है रोचक बना रहे, लोग जो है उसमें मतलब पूरा पढ़े। फिर तीसरा हमारा होता है प्रभावी अंत। अंत में आप पूरे लेख का सार देते हैं। यह हिस्सा पाठक को कुछ सोचने के लिए मजबूर करने वाला होना चाहिए। तो ये हमारा होता है फीचर लेखन। इसमें चौथा जो है, चौथा प्रक्रिया लेखन शैली और भाषा। एक अच्छे फीचर की पहचान उसकी सरल और चित्रात्मक भाषा है, यानी एक सरल भाषा, अच्छी भाषा, चित्र के साथ दर्शाए जाने वाली भाषा। तो ये हमारा होता है फीचर लेखन। सरलता देखा जाए इसमें तो भारी भरकम शब्दों के बजाय आम बोलचाल वाली भाषा का उपयोग करें ताकि आपका ये जो फीचर है उसमें लोगों का जुड़ाव बना रहे। फिर है भावुकता।
पाठक को महसूस होना चाहिए कि वह उस स्थिति का हिस्सा है, यानी फील हो ऐसा होना चाहिए पढ़ने से कि हम वहीं हैं खड़ा, ऐसा, ठीक है। फिर है चित्रात्मकता। लिखते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि पाठक के दिमाग में फिल्म की तरह दृश्य चलने लगे, उसे लगने लगे कि मेरे सामने ही ऐसा सब हो रहा है, ठीक है। तो ये है। पांचवा हो गया फोटो और साज सज्जा। फीचर लेखन में चित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक अच्छी तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी कोई तस्वीर के माध्यम से आप जो है बहुत सारा शब्द को दिखा सकते हैं, तस्वीर से हिंट दे सकते हैं। तो विषय से संबंधित आकर्षक फोटो, ग्राफिक्स या फिर कार्टून लेख को सुंदर और जो है पढ़ने योग्य बनाता है, लोगों को रुचि उसमें आती है। तो ये है पांचवा। हमारा छठा हो गया दोस्तों संपादन और सुधार। लिखने के बाद उसे दोबारा पढ़ें, फालतू के शब्दों को हटा दें और सुनिश्चित करें कि लेख का प्रवाह कहीं टूट तो नहीं रहा, यानी उसका जो फ्लो है पढ़ने का वो कहीं टूट तो नहीं रहा। तो ये हमारा फीचर लेखन। नीचे हम लोग अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि फीचर लेखन वह कला है जो बोरिंग खबरों को भी एक रोचक कहानी में बदल देता है। एक अच्छे फीचर की असली उद्देश्य पाठक को जानकारी देने के साथ साथ उसे एहसास और मनोरंजन की दुनिया में ले जाना ही जो है हमारा फीचर लेखन कहलाता है। तो ये सभी था फीचर लेखन से रिलेटेड। उसके प्रकार हमने देखे दोस्तों और उसका महत्व देखा, विशेषता देखें, फिर इसकी जो भी पढ़ने की एक अच्छे लेखन की प्रक्रिया क्या है वो हमने देखा। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि संवाद लेखन क्या है, इसके महत्वों पर प्रकाश डालिए। तो संवाद लेखन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा आपके लिए। चलिए इस अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आंसर है कि संवाद शब्द जो है वाद मूल शब्द से सम उपसर्ग लगने से बना है, यानी वाद मूल शब्द और सम उपसर्ग आगे लग जाने से बना है, जिसका अर्थ होता है समान रूप से की गई बातचीत को हम लोग संवाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों, भावों या किसी विषय पर आपस में चर्चा करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। यानी समझिए, मान लीजिए दो या दो से अधिक आदमी अपने विचार को, अपने भावों को या फिर किसी भी विषय पर आपस में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। जो कि देखा जाए तो साहित्य में होता है, नाटक में होता है, फिल्म में होता है, कहानी में होता है। इस बातचीत को जो है व्यवस्थित रूप से लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद क्या होता है? तो मान लीजिए आप अपने दोस्त से किसी रिलेटेड बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, तो वो होता है हमारा संवाद, यानी बातचीत करना। और उसी को जो है अच्छे व्यवस्थित रूप से लिखना जो है संवाद लेखन कहलाता है। सरल शब्दों में देखिए लिखा गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं, और इसी को जब हम लोग लिखित रूप में उतारते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। आगे देखेंगे कि संवाद लेखन का महत्व क्या है। तो संवाद लेखन किसी भी साहित्य या दृश्य कला की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो संवाद लेखन है कोई भी साहित्य हो, दृश्य कला हो, नाटक हो, इन सभी का जो है बहुत ही ज़रूरी अंग के रूप में ये माना जाता है। इसका महत्व को निम्नलिखित 7 बिंदुओं में हमने समझा है, जो चलिए समझेंगे। पहला हो गया हम लोग पात्रों का व्यक्तित्व का आईना, यानी संवादों के माध्यम से ही पात्रों का असली रूप सामने आता है। पात्र की उम्र पता चलती है, उसकी शिक्षा पता चलती है, उसका सामाजिक स्तर, उसकी मानसिकता और उसके बोलने के लिहाजे, ये सब चीज़ें जो है पता चलता है संवाद के माध्यम से, यानी बातचीत के माध्यम से ही। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक बच्चा तुतलाकर बोलेगा, जबकि एक विद्वान व्यक्ति जो है गंभीर और शुद्ध भाषा का प्रयोग करेगा। यह अंतर केवल संवादों से ही स्पष्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये बच्चा बोल रहा है और ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, तो बोलने के तरीके से ही पता चलता है। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा कथा वस्तु का विकास। किसी भी कहानी या नाटक की घटनाओं को जोड़ने का काम जो है संवाद करता है। लेखक खुद ना बोलकर पात्रों के माध्यम से यह बताता है कि आगे क्या होने वाला है या फिर अतीत में क्या हुआ था। संवाद कहानी के उलझे हुए धागे को सुलझाने में एक मदद करता है। तो ये संवाद में जो है कथा वस्तु का विकास भी होता है, तो ये दूसरा महत्व है। तीसरा हो गया वातावरण का निर्माण। संवादों के माध्यम से लेखक माहौल तैयार करता है,
अगर संवाद डरावने या फिर धीमी आवाज़ है तो पाठक को रहस्य का एहसास होगा। अगर संवाद तेज और तीखे हैं तो युद्ध या फिर झगड़े का माहौल बनेगा। यानी बिना सेट के भी संवाद एक सीन क्रिएट कर देता है, यानी उसी तरीक़ा से संवाद होता है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं नॉर्मल, खाना खाया तो ये नॉर्मल हो गया। आप किसी से बोलिएगा गुस्सा होके, तो उसी टाइप से ये संवाद जो है, संवाद के माध्यम से वातावरण का भी निर्माण होता है, पता चलता है। ठीक है। चौथा है दोस्तों हमारा कि भाषा का रोचकता और विविधता। लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ना अक्सर बोरियत पैदा करता है, यानी बोरिंग सा पैदा करता है, लेकिन संवाद लेखन भाषा में ताजगी लगता है, यानी पता चलता है। पहले मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें एक टीचर और मतलब गुरु और चेला का, तो गुरु बोलेगा फिर चेला बोलेगा, नहीं उससे जो है आपको जो है मन लगा रहता है, रोचक लगा रहता है। तो ये था छोटे चुटीले और मुहावरेदार संवाद पाठक की रुचि को अंत तक बनाए रखते हैं। यह रचना को पाठनीय भी बनाता है, पढ़ने योग्य बनाता है। तो ये था हमारा भाषा की रोचकता और विविधता। पांचवा हो गया दोस्तों मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। इंसानी जज्बात जैसे कि गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, नफरत हो गया, जलन हो गया, दया वगैरह, इन सभी का जो है संवादों के बिना अधूरा है। जब एक पात्र दूसरे से रोते हुए या चिल्लाते हुए बात करता है तो वह भावना सीधे पाठक या फिर दर्शक के दिल तक पहुंचती है। इसलिए मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी जो है संवाद का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आगे देखा जाए छठा, वो है दोस्तों उद्देश्य की स्पष्टता। हर रचना का एक संदेश या फिर उद्देश्य होता है। संवादों के जरिए लेखक अपनी बात को बिना उपदेश दिए बहुत सहज तरीके से कह देता है। पात्रों के तर्क वितर्क से किसी समस्या का समाधान निकलना बहुत ही आसान भी हो जाता है, यानी बातचीत के माध्यम से कोई भी समस्या का समाधान निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये था। आगे सातवां हो गया अभिनय का आधार। नाटक और फिल्मों में अभिनेता संवादों में दम पर ही अपनी कला दिखाते हैं, यानी बात के दम पर ही। अब बहुत सारा फिल्म आपने देखा होगा, मूवी देखा होगा, नाटक देखा होगा, तो उसमें जो है अभिनेता होते हैं, एक्टर वगैरह, वो अपनी बातों से ही, डायलॉग से ही जो है अपनी कला दिखाते हैं। दमदार डायलॉग ही किसी फिल्म को सुपरहिट बनाता है और दर्शकों को लंबे समय तक याद रखने योग्य भी बन रखता है। ठीक है। तो ये है, यानी ये अभिनय का भी आधार के रूप में काम करता है। तो ये टोटल था इसकी प्रमुख जो है महत्व के बारे में। अब देखेंगे एक अच्छे संवाद की विशेषताएं क्या है। मान लीजिए एक अच्छा संवाद है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला हो गया हमारा दोस्तों स्वाभाविकता। संवाद बनावटी ना लगे, वे पात्र की स्थिति के अनुसार हो, यानी वो बनावटी ना लगे, रियल लगे, ये हो गया। फिर है संक्षिप्तता। संवाद छोटे छोटे टू द पॉइंट होने चाहिए, यानी सिर्फ पॉइंट वाला टू द पॉइंट ही होनी चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। फिर है स्पष्टता। भाषा ऐसी जो एक बार में समझ आ जाए, वैसा स्पष्ट लिखा होना चाहिए। फिर है प्रवाह दोस्तों। बातचीत में एक लय होनी चाहिए ताकि वह आपस से जुड़ी रहे, तो ये फ्लो बना रहना चाहिए। तो ये सभी जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखा जाए निष्कर्ष, तो निष्कर्ष लिखा है कि संवाद लेखन वह जादुई चाबी है जो किसी भी रचना के बंद दरवाजे खोल देती है। यह कहानी को गति देता है, पात्रों को पहचान देता है और पाठक का मनोरंजन करता है। बिना अच्छे संवाद का कोई भी नाटक या कहानी केवल निर्जीव शब्दों का ढेर बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लेखन संवाद लेखन है वो एक जादुई चाबी की जैसा है। ये किसी भी रचना के बंद दरवाजे को खोलता है, ये कोई भी कहानी में एक गति देता है, पात्रों की पहचान दिलाता है, पाठक को मनोरंजक करता है, रोचक बनाए रहता है। बिना अच्छे संवाद का कोई भी नाटक या कहानी नहीं चल सकता, नहीं बन सकता, एक निर्जीव शब्दों का ढेर के रूप में ये काम करता है। तो ये था। आगे पांचवा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों जो है कि टिप्पण लेखन या फिर टिप्पणी लेखन क्या है। दोनों एक ही चीज़ है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर बोल रहा है कि प्रशासनिक और कार्यालयी कामकाज में जब कोई पत्र या आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर सीधे निर्णय नहीं लिया जाता है। इस मामले को सुलझाने, पुराने नियमों का हवाला देने और अंतिम फैसले तक पहुंचने के लिए जो लिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे टिप्पण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है
कोई भी प्रशासनिक या फिर कार्यालय वगैरह वाला काम में कोई भी पत्र या आवेदन पहले लिखा प्राप्त होता है तो उसमें जो है डायरेक्ट निर्णय नहीं लिया जाता, उससे पहले जो है मामले को सुलझाया जाता है, पुराने नियमों का हवाला दिया जाता है, फिर अंतिम फैसला पहुंचाने के लिए जो लिखित रूप से जो लेख लिखा जाता है उसे ही हम लोग टिप्पण लेखन या फिर टिप्पणी लेखन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में जो है नटिंग कहा जाता है। यह कार्यालयी कार्य प्रणाली का वह हिस्सा है जहां किसी भी समस्या का विश्लेषण किया जाता है। टिप्पणी लेखन वाले कर्मचारी को टिप्पणकार कहा जाता है, यानी जो टिप्पणी लिखता है उसे टिप्पणकार कहा जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो अधिकारी के सामने मामला को इतना साफ कर देना कि वो आसानी से हाँ या ना में अपना फैसला दे सके। तो ये हमारा टिप्पण लेखन कोई भी कोई भी केस ही मान लीजिए, ठीक है, केस वगैरह पर पूरा अच्छे तरीक़ा से रिसर्च वगैरह करके जब लिखा जाता है लास्ट में तो उसे टिप्पण लेखन कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे टिप्पणी लेखन के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो टिप्पणी लेखन को उसकी कार्यशीलता और स्तर के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में विस्तार से समझा जा सकता है, जिसमें पहला हो गया हमारा मुख्य टिप्पणी। यह किसी भी फाइल की सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण टिप्पणी होती है। इसे संबंधित विभाग का सहायक या फिर बाबू शुरू करता है, यानी कहा जाए कि ये जो हमारा टिप्पणी होता है इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य टिप्पणी। यह किसी भी फाइल का एक शुरुआती और महत्वपूर्ण टिप्पणी होती है और इसे कौन विभाग का एक सहायक या फिर समझ लीजिए वहाँ का बाबू शुरू करता है। कार्य इसका काम क्या है, तो इसमें मामले का पूरा इतिहास, समस्या, कारण, संबंधित नियमों का उल्लेख होता है। फिर विस्तार से देखा जाए इसका विस्तार तो यह काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके मामले के हर पहलू पर चर्चा की जाती है। तो ये हमारा होता है मुख्य टिप्पणी। फिर दूसरा हो गया अनुसांशिक टिप्पणी, ठीक है, अनुसांशिक टिप्पणी। मुख्य टिप्पणी के नीचे लिखे जाने के बाद फाइल जब उच्च अधिकारी के पास जाती है तो वह उस पर छोटे छोटे नोट्स लिखते हैं, उसे जो है अनुसांशिक टिप्पणी कहते हैं। इसका काम क्या रहता है, तो यह मुख्य टिप्पणी की पुष्टि करती है। इसमें जो है कोई नया सुझाव जोड़ती है, अधिकारी इसमें अपनी असहमति भी दर्ज करते हैं, यानी क्या सही क्या नहीं। तो ये होता है हमारा अनुसांशिक टिप्पणी। फिर तीसरा हो गया समान या फिर नेम की टिप्पणी। तो यह रोजमर्रा के साधारण कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें किसी गहरे विश्लेषण की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए देखा जाए तो किसी पत्र की जो है एक्नॉलेजमेंट देना, यानी पत्र वगैरह का एक्नॉलेजमेंट वगैरह देना, फाइल को अगले टेबल पर भेजने का निर्देश देना या साधारण छुट्टियों को मंजूर वगैरह देना, तो ये होता है हमारा सामान्य टिप्पणी या फिर नेम की टिप्पणी इसे कहा जाता है। तो ये था। चौथा है हमारा दोस्तों वो है औपचारिक टिप्पणी। जब किसी मामले में बड़े कंडे नियम, सरकारी आदेशों या फिर पिछली फाइलों के फैसले के संदर्भ देना अनिवार्य हो तो उसे औपचारिक टिप्पणी कहते हैं। यानी कोई भी मामला हो गया जिसमें बड़ा नियम देना हो, कोई सरकारी आदेश वगैरह देना हो, पिछली फाइल का फैसला देना हो, तो उसके लिए जो टिप्पणी लिखा जाता है तो उसे औपचारिक टिप्पणी कहते हैं। इसमें भाषा बहुत ही नपी तुली और कानूनी तौर पर सटीक होती है। तो ये हमारा औपचारिक टिप्पणी। पांचवा हो गया अनुभाग टिप्पणी। जटिल मामलों में एक ही फाइल को कार्यालय के अलग अलग अनुभागों में भेजा जाता है, जैसे कि लेख विभाग में भेजा गया, कानून विभाग में भेजा गया, तो ये अनुभाग टिप्पणी कहलाता है। अलग अलग अनुभागों में भेजना, ठीक है। हर अनुभाग का विशेषज्ञ अपने विभाग के नज़रिए से टिप्पणी लिखता है और उसे जो है अनुभाग टिप्पणी कहते हैं। तो ये हमारा पांचवा था। आगे छठा है दोस्तों वो है अंतर विभागीय टिप्पणी। जब एक मंत्रालय या फिर विभाग को किसी दूसरे मंत्रालय की सलाह की ज़रूरत होती है तो वो फाइल पर अपना पत्राचार होता है और उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। यह विभाग के बाहर के सहयोग के लिए होती है। यानी समझ लीजिए कि जब कोई भी विभाग में किसी दूसरे मंत्रालय की सलाह की ज़रूरत होती है तो फाइल को जो है पत्राचार, फाइल का एक पत्राचार होता है और उसे उसी श्रेणी में रखा जाता है। यह विभाग के बाहर के सहयोग के लिए होती है, जिसे हम लोग अंतर विभागीय टिप्पणी कहते हैं। सातवां हो गया स्वतंत्र टिप्पणी।
कभी कभी कोई नया मुद्दा सामने आता है जिसका पिछली किसी फाइल से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसमें ऐसे में एक बिल्कुल नई फाइल पर जो शुरुआत से विचार लिखे जाते हैं उसे स्वतंत्र टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 7 प्रकार होते हैं टिप्पणी लेखन के या फिर टिप्पणी के। एक अच्छी टिप्पणी की क्या क्या विशेषताएं वो देखेंगे। तो एक लंबा उत्तर लिखते समय उसके गुणों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। वस्तुनिष्ठता, टिप्पणीकार को अपनी निजी भावना वगैरह को नहीं लिखना चाहिए, केवल तथ्य पर कही गई बात को ही लिखना चाहिए। यानी जो है टिप्पणकार अगर है तो वो अपना कोई भी पर्सनल बात नहीं लिखेगा, कोई भी अपनी भावना को नहीं लिखेगा, वो सिर्फ तथ्य वाला फैक्ट वाला बात ही लिखेगा। फिर शुद्धता, नियम और आंकड़े बिल्कुल सही होने चाहिए। फिर है दोस्तों संक्षिप्तता, कम शब्दों में पूरी बात कहने की कुशलता होनी चाहिए टिप्पण में, तो ये है। शिष्टाचार, इसमें भाषा बहुत सभ्य और आधिकारिक होनी चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी या अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना मना रहता है। यानी इसमें जो है बहुत ही आधिकारिक तौर पर सभ्य होनी चाहिए भाषा। इसमें कोई भी जो है अपना पर्सनल बात, कोई भी अपमानजनक शब्द वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था टिप्पणी। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि हमारा टिप्पणी लेखन सरकारी मशीनरी का वह दस्तावेज प्रमाण है जिसके आधार पर बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। यह न केवल वर्तमान समस्या का समाधान करती है बल्कि भविष्य के लिए एक रिकॉर्ड या फिर नाजीर का भी काम करती है, यानी भविष्य के लिए रिकॉर्ड रखने का भी काम करती है। तो ये हमारा था टिप्पण लेखन या फिर टिप्पणी लेखन किसे कहते हैं, इसका प्रकार हमने देखा और एक अच्छे टिप्पणी लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने देखा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। लिखा है कि प्रारूपण क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखेंगे। जब किसी सरकारी दफ्तर में कोई फैसला ले लिया जाता है तो उसे फैसले को दूसरे विभाग या फिर व्यक्ति को भेजने के लिए एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है। उस चिट्ठी को फाइल करने से पहले जो शुरुआती रूप में लिखा जाता है ताकि बड़े अधिकारी उसे देख सके और उसमें सुधार कर सके, उसे ही जो है वही प्रक्रिया को हम लोग प्रारूपण कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई भी सरकारी दफ्तर वगैरह हो, कोई भी सरकारी विभाग हो, वहाँ फैसला ले लिया गया है। अब उस फाइल को जो है दूसरे विभाग या फिर व्यक्ति को भेजना है और वहाँ भेजने से पहले एक चिट्ठी लिखी जाती है। ये चिट्ठी लिखी जाती है ताकि जो है बड़े अधिकारी देख के इसमें सुधार कर सके। ठीक है, वही चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया को हम लोग जो है प्रारूपण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में जो है ड्राफ्टिंग या फिर आलेखन भी कहते हैं। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो देखिए, फाइल चिट्ठी भेजने से पहले जो रफ कॉपी तैयार की जाती है ताकि उसमें कोई गलती ना रह जाए तो उसे ही हम लोग प्रारूपण कहते हैं। तो ये है प्रारूपण। प्रारूपण की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे, कौन कौन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो एक अच्छा प्रारूप तैयार करने के लिए इसमें निम्नलिखित खूबियां होनी चाहिए। कौन कौन सी खूबियां? तो पहली खूबियां हमारी हो जाती है भाषा की सरलता। प्रारूप की भाषा जो है एकदम आसान और सरल होनी चाहिए। इसमें भारी भरकम या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि पत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति तुरंत समझ सके और उसे निर्णय भी तुरंत मिल सके। तो ये है भाषा की सरलता, सबसे पहली है। दूसरी खूबी जो है हमारा, दूसरी महत्व जो है वो है स्पष्टता। प्रारूप में जो बात कही जा रही है वह पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का भ्रम या फिर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक ही वाक्य का दो मतलब निकलता हो तो ऐसा वाक्य प्रारूप में नहीं लिखना चाहिए। तो ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा हमारा दोस्तों संक्षिप्तता। सरकारी काम में समय की कमी होती है, इसलिए प्रारूप छोटे और टू द पॉइंट होना चाहिए। यानी छोटा होना चाहिए और जो सिर्फ पॉइंट मतलब जो मुख्य चीज़ है वही लिखा होना चाहिए। फालतू की बातें या फिर इधर उधर की कोई भी कहानियाँ लिखने के बजाय सीधे मुख्य मुद्दे पर ही बातचीत करना चाहिए। तो ये संक्षिप्तता जरूर होनी चाहिए। फिर चौथा हमारा हो गया, चौथा क्या होना चाहिए? तो यह है पूर्णता। भले ही प्रारूप छोटे हो लेकिन वह अधूरा नहीं होना चाहिए। इसमें विषय से जुड़ी सारी जानकारी होना चाहिए, यानी तारीख होना चाहिए,
पिछला पत्र नंबर होना चाहिए और जो भी ज़रूरी निर्देश वगैरह है ये सभी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाला को दोबारा पूछना ना पड़े, यानी अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। फिर हमारा पांचवा हो गया साथियों, शुद्धता। प्रारूप में दिए गए आंकड़े, नाम, पद और तारीखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर इसमें एक भी गलती होती है तो पूरा विभाग की छवि खराब हो सकती है और काम में देरी हो सकती है। तो इसलिए शुद्धता बहुत ज़रूरी है, जिसमें आंकड़े वगैरह, डाटा वगैरह, नाम वगैरह, पद वगैरह, तारीख वगैरह एकदम एकदम सही होना जरूरी है। छठा हो गया हम लोग का विनम्रता और शिष्टाचार। चाहे पत्र किसी छोटे कर्मचारी को लिखा जा रहा हो या फिर बड़े अधिकारी को, उसकी भाषा हमेशा सभ्य और शिष्ट होनी चाहिए, यानी उसमें जो है एक प्यारी और मतलब शिष्टाचार वाली भाषा होनी चाहिए। इसमें आदेश देते समय भी शालीनता का ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत नाराजगी या गुस्से वाले शब्द का प्रयोग यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर सातवां है दोस्तों कि विषय के अनुसार क्रम, बातों को सही क्रम में लिखना चाहिए। पहले समस्या बतानी चाहिए, फिर उस पर दिया गया निर्णय और अंत में क्या करना चाहिए वह निर्देश देना चाहिए। अगर बात ऊपर नीचे लिखी होगी तो पढ़ने वाला उलझ जाएगा, यानी बात लिखने का क्रम होना चाहिए, क्रम अनुसार होना चाहिए। पहले समस्या होनी चाहिए, फिर उसमें उस पर लिया गया निर्णय होना चाहिए, फिर अंत में क्या आगे करना चाहिए वो होना चाहिए, निर्देश वगैरह देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ क्रमबद्ध लिखा होना चाहिए। आठवां हम लोग का नीगत ढांचा। हर सरकारी पत्र का एक तय फॉर्मेट होता है। प्रारूप लिखते समय उस फॉर्मेट का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए अब पत्र संख्या अगर कहाँ जाएगी, दिनांक कहाँ लिखा जाएगा और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कहाँ होंगे, ये सब जो है पहले से एक फॉर्मेट बना होता है, तय रहता है, तो उसी हिसाब से लिखा भी जाना चाहिए। तो ये हमारा प्रारूप लेखन है। निष्कर्ष देख लेते हैं साथियों। तो लिखा है कि प्रारूप किसी भी सरकारी पत्र का वह कच्चा रूप है जिसे फाइनल भेजने से पहले सुधारा जाता हो। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कम शब्द में बिना किसी गलती के और पूरी स्पष्टता के साथ अपनी बात कही जाती है, ताकि काम में कोई भी रुकावट ना आए। तो उसे ही हम लोग प्रारूप कहते हैं। तो ये था आपका प्रारूप क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों एवं प्रारूपों का वर्णन कीजिए। चलिए अच्छे से समझेंगे। आंसर है कि प्रतिवेदन शब्द का अर्थ क्या होता है। किसी घटना हो गया, कार्य योजना हो गया, किसी विशेष विषय की जांच के बाद तैयार किया गया लिखित विवरण को हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। मान लीजिए कोई घटना है, कोई प्लान है काम का, या फिर कोई भी स्पेशल विषय पर जांच के बाद तैयार किया गया लिखित विवरण, लिखित रूप में जो है उसका विवरण रहता है, उसे हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। सरल शब्दों में समझा जाए तो जब किसी बीती हुई घटना, किसी सभा, किसी विशेष जांच या किसी कार्य योजना के तथ्यों को इकट्ठा करके एक व्यवस्थित और लिखित रूप में किसी अधिकारी या संस्था के सामने पेश किया जाता है, तो उसे प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट कहते हैं। इसे प्रतिवेदन भी कहते हैं या फिर इसे रिपोर्ट राइटिंग भी कहते हैं, रिपोर्ट भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो भविष्य के लिए उस घटना का रिकॉर्ड रखना और उसके आधार पर सही निर्णय लेना। तो ये हमारा है प्रतिवेदन लेखन क्या है, ठीक है। यानी कोई भी घटना वगैरह हो गया, उसका जो है लिखित रूप में उसका विवरण रखना हमारा प्रतिवेदन हो गया। प्रतिवेदन का विभिन्न प्रकार देखेंगे। तो प्रतिवेदन को उसकी विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर मुख्य रूप से बांटा गया है। जो कौन कौन से रूप से है वो देखेंगे। पहला हो गया व्यक्तिगत प्रतिवेदन। साथियों, जब कोई व्यक्ति अपनी निजी जीवन की किसी विशेष घटना या किसी यात्रा या अपने द्वारा किए गए किसी खास काम का विवरण देता है, तो उसे व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहते हैं। यानी खुद के जीवन में बीता कोई विशेष घटना के ऊपर लिखा गया विवरण को है व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहते हैं। यह अक्सर छोटा या फिर सीधा होता है। फिर दूसरा हो गया हम लोग का संगठनात्मक या फिर संस्थागत प्रतिवेदन। किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्लब के लिए या किसी संस्था वगैरह के लिए वार्षिक गतिविधियों, मासिक बैठक यानी महीने का बैठक या फिर किसी उत्सव वगैरह का विवरण तैयार करना जो है हमारा संगठनात्मक या फिर संस्थागत प्रतिवेदन कहलाता है। और यह जो है इस श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए देखा जाए
तो स्कूल के वार्षिक खेल दिवस पर तैयार किया गया रिपोर्ट, तो ये हमारा उदाहरण के लिए है। ठीक है, आगे तीसरा हो गया दोस्तों विवरणात्मक और जांच प्रतिवेदन। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जब किसी दुर्घटना जैसे कि आग लगना, चोरी होना या किसी घोटाले या किसी सामाजिक समस्या की गहराई से जांच की जाती है। तो जांच समिति जो रिपोर्ट तैयार करती है तो उसे ही हम लोग जो है जांच प्रतिवेदन या फिर विवरणात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ सुझाव भी दिए जाते हैं, यानी कोई भी घटना वगैरह का विवरण रिपोर्ट तैयार करना जांच प्रतिवेदन कहलाता है। आगे चौथा हो गया हम लोग का आवधिक प्रतिवेदन। यह प्रतिवेदन एक निश्चित समय अंतराल पर तैयार किए जाते हैं, जैसे कि देखा जाए साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट। ऑफिसों में काम की प्रोसेस जानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हम लोग का आवधिक प्रतिवेदन, यानी काम कैसा चल रहा है नहीं चल रहा उसका रिपोर्ट निकालना। ठीक है, कोई भी ऑफिस हो गया, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गया, उसके लिए। आगे देखेंगे कि प्रतिवेदन का प्रारूप क्या होता है दोस्तों। तो एक आदर्श प्रतिवेदन यानी एक अच्छा प्रतिवेदन लिखने का एक निश्चित ढांचा होता है। इसमें मुख्य अंग नीचे दिए गए हैं। पहले शीर्षक होता है, सबसे ऊपर बीच में प्रतिवेदन का एक आकर्षक और स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए ताकि पता चले कि रिपोर्ट किस बारे में। ठीक है, तो ये पहला शीर्षक बहुत जरूरी है। दूसरा हो गया दिनांक और स्थान, घटना कब हुई, कहाँ हुई, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। तीसरा हो गया प्रस्तावना, इसमें संक्षेप में बताया जाता है कि यह प्रतिवेदन किस उद्देश्य के लिए लिखा जा रहा है और इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है, तो ये प्रस्तावना भी होनी चाहिए। फिर हो गया हमारा अगला दोस्तों कि मुख्य विषय वस्तु, यह घटना या कार्य का पूरा विवरण जो है वो क्रमवार यानी स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। इसमें केवल सच्चाई और ठोस तथ्यों का ही प्रयोग होता है। लेखक अपनी कल्पना से कुछ भी नया नहीं जोड़ सकता। जो रियल है, जो तथ्य है, जो फैक्ट पर है, जो डाटा पर है, वही लिखा जाता है। फिर आगे है सुझाव और निष्कर्ष। यदि प्रतिवेदन किसी समस्या पर है तो अंत में उसके समाधान के लिए जरूरी सुझाव दिए जाते हैं और पूरे मामलों का निचोड़ लिखा जाता है। तो ये सुझाव वगैरह और निष्कर्ष वगैरह भी दिए जाते हैं। आगे हमारा प्रतिवेदक के हस्ताक्षर, अंत में दाईं ओर प्रतिवेदन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पद और उसका सिग्नेचर होता है ताकि पता चले किसने प्रतिवेदन लिखा है। एक अच्छे प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषताएं वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसकी पहला होता है सत्यता। इसमें जो है रियल होना चाहिए, जो भी जानकारी है वो 100% सच होना चाहिए, कोई भी भ्रम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है सरलता दोस्तों, भाषा इसकी आसान हो ताकि कोई भी पढ़कर समझ सके। फिर तीसरा हो गया संक्षिप्तता, फालतू की बातें ना लिखकर केवल जरूरी मुद्दों को ही लिखना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर स्पष्टता, किसी भी बात में भ्रम नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ जो है वो हमारा एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष से क्या लिखा है। तो निष्कर्ष में है कि प्रतिवेदन किसी भी संस्था या फिर प्रशासन का आदर्श यानी कि रिपोर्ट की तरह काम करता है। उसे जो है रखने के लिए यह पारदर्शी तरीके से सच्चाई को सामने रखता है और भविष्य की बड़ी योजनाओं को बनाने में एक मजबूत आधार का भी ये काम करता है। तो ये हमारा था प्रतिवेदन। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं प्रारूपों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञापन। ठीक है, चलिए देखेंगे ज्ञापन क्या होता है। तो ज्ञापन एक औपचारिक लिखित प्रलेख है। इसका उपयोग जो है किसी एक संस्थान या फिर विभाग के भीतर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो ज्ञापन होता है वो कि क्या काम करता है, तो कोई भी संस्था हो गया, कोई भी विभाग हो गया, उसी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह कोई भी जो है लिखित रूप में सूचना को आदान प्रदान करने के तरीके को हम लोग ज्ञापन लिखते हैं। सरल शब्दों में समझा जाए तो जब एक ही विभाग या फिर कार्यालय के भीतर उच्च अधिकारी अपने से नीचे कर्मचारी को कोई निर्देश देता है, सूचना देता है या कोई जानकारी लिखित रूप में देता है तो उसे ज्ञापन कहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, बस आपको समझने की देरी है। ज्ञापन का प्रमुख प्रकार देखेंगे हम लोग। तो ज्ञापन को उसकी विषय वस्तु और उद्देश्य के आधार पर जो है निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है,
जिसमें पहला हो गया हम लोग का सूचनात्मक ज्ञापन। इसका उद्देश्य जो है वो कर्मचारियों को किसी नई नीति, नियम में बदलाव, छुट्टी के दिन की घोषणा या फिर कार्यकाल के समय में परिवर्तन जैसी समस्या जानकारी देने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा सूचनात्मक ज्ञापन, यानी सूचना वगैरह देना, तो ये हो गया सूचनात्मक ज्ञापन। फिर हो गया निर्देशात्मक ज्ञापन, यानी निर्देश देना। अपने कोई बड़े अधिकारी अपने से छोटे कर्मचारी को किसी विशेष काम के लिए एक निश्चित तरीके से पूरा करने का आदेश देता है, तो उसे निर्देशात्मक ज्ञापन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। आगे हमारा हो गया अनुशासनात्मक ज्ञापन। यदि कोई कर्मचारी कार्यालय के नियम का पालन नहीं कर रहा, बार बार लेट आ रहा है या फिर काम में लापरवाही बरत रहा है, तो उसे चेतावनी देने या या फिर उस पर उसका क्लेरिफिकेशन के लिए, यानी उसका स्पष्टीकरण के मांगने के लिए यह ज्ञापन जारी किया जाता है, तो उसे बोलते हैं अनुशासनात्मक ज्ञापन। फिर हमारा हो गया अनुरोध ज्ञापन, जिसमें अनुरोध किया जाता है जब कोई कर्मचारी या विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारी से किसी संसाधन, यानी नया कंप्यूटर के लिए, नया फर्नीचर के लिए या किसी विशेष अनुमति, यानी कोई भी काम वगैरह की अनुमति के लिए जब अनुरोध का ज्ञापन लिखता है, तो उसे ही हम लोग अनुरोध ज्ञापन कहते हैं। तो ये प्रकार है ज्ञापन के। ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला हो गया संक्षिप्तता। ज्ञापन हमेशा छोटा और सीधे मुख्य मुद्दे पर होता है। इसमें इधर उधर की बातें नहीं लिखी जाती है, तो ये बहुत ही इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। दूसरा विशेषता है दोस्तों कि अन्य पुरुष का प्रयोग। इसमें अक्सर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ या यह सूचित किया जाता है जैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, यानी अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। फिर है अभिवादन का अभाव रहता है। इसमें अभिवादन का अभाव रहता है, यानी इसमें पत्र की तरह महोदय या फिर आपका शुभचिंतक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। फिर आ गया स्पष्टता। इसकी भाषा एकदम सरल और स्पष्ट होती है ताकि कर्मचारी निर्देश को तुरंत समझ सके और उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सके। तो ये था। देखिए ज्ञापन का एक सरल उदाहरण हमने लिया है, यानी ज्ञापन एक छोटा सा लिखा हुआ उसका लिया है। तो ये ज्ञापन लिखा गया है जिसमें सबसे पहले कार्यालय का नाम रहता है, जिसमें हमने लिया है ABC प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। तो यानी ये एक फॉर्मेट समझ लीजिए। संदर्भ संख्या दिया गया है, दिनांक दिया गया है। फिर ज्ञापन किस विषय में है, तो कार्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में। तो देखिए लिखा गया है कि सभी कर्मचारियों को संज्ञान में यह लाया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से कार्यालय के डेस्क या फिर पेटी एरिया में गंदगी देखी गई है। कार्यालय की गरिमा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यस्थल पर सफाई बनाए रखें। अतः सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि खाने पीने का सामान केवल कैंटीन में ही इस्तेमाल करें, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालें, अपनी डेस्क को साफ सुथरा रखें। यह निर्देश का कड़ाई से पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अपना साइन, फिर जो लोग लिखते हैं वो, फिर है प्रशासनिक अपना पद का नाम। तो ये सब जो है इसी तरीक़ा से जो है ज्ञापन लिखा जाता है, ऐसा ही ज्ञापन होता है। तो वो हमने एक एग्जाम्पल के तौर में लिया है। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि ज्ञापन कार्यालयी अनुसंधान, अनुशासन और कार्य कुशलता बनाए रखने का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा के रूप में है। यह सूचना के प्रवाह को तेज करता है और हर निर्देश का एक लिखित रिकॉर्ड सुरक्षित भी रखता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है। तो ये समझ लीजिए ज्ञापन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संक्षेपण किसे कहते हैं, एक अच्छे संक्षेपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। संक्षेपण शब्द का अर्थ सबसे पहले समझेंगे। तो किसी भी विस्तृत विवरण को छोटा करना या उसका सार निकालना, किसी लंबे गाद्यांश, लेख, पत्र या फिर भाषण के मुख्य विचारों और भावों को कम शब्दों में स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। यानी सीधा समझिए संक्षेपण क्या है। तो कोई भी चीज़ हो गया, यानी कोई भी बड़ा सा विवरण है,
कोई भी ठीक है कोई भी गद्यांश है, लेख है, पत्र है, भाषण है, तो उसके प्रमुख विचारों को जो मेन पॉइंट है उन सभी को छोटे शब्दों में स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना हमारा संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण का अर्थ केवल शब्द को कम करना नहीं है, बल्कि मूल लेखक के संदेश को उसके मूल अर्थ को बचाए रखते हुए 1/3 भाग में लिखना है। यानी मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ छोटा करना नहीं है, छोटा करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपका संदेश है या फिर मूल अर्थ उसका जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, और इसमें जो आपको 1/3 भाग ही लिखना है। एक ऐसी कला है जिसमें अनावश्यक बातें, उदाहरणों और दोहराव वगैरह को हटाकर केवल काम की बात या फिर विषय का निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे ही हम लोग संक्षेपण कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि अच्छे संक्षेपण की प्रमुख विशेषताएं, यानी संक्षेपण जो है वो अच्छे संक्षेपण की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो वो देखेंगे। निम्नलिखित गुण का होना अनिवार्य है। पहला गुण हो गया संक्षिप्तता। यह संक्षेपण का सबसे पहला और अनिवार्य गुण है। सामान्यतः संक्षेपण मूल पाठ की 1/3 भाग होना चाहिए, यानी जितना भी लिखा गया उसका 1/3 में ही जो है संक्षेपण लिखा जाना चाहिए। इसमें कोई भी अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, कोई भी लंबे उदाहरण नहीं होना चाहिए, कोई भी अलंकार नहीं होना चाहिए, कोई भी दोहराव वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ों को पूरा तरह से हटा के एक छोटी सी संक्षिप्त में लिखा जाता है, तो वही हमारा संक्षेपण होता है। इसलिए संक्षिप्तता बहुत जरूरी है। दूसरा है पूर्णता। भले ही संक्षेपण छोटा हो, लेकिन वह अपने आप में पूरा होना चाहिए। उसकी जो मूल बातें हैं या फिर उसका मुख्य विचार है वो छूटना नहीं चाहिए। इसे पढ़कर पाठक को मूल पाठ पढ़ने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होनी चाहिए, यानी यही छोटी सी बात को पढ़ के लोगों को पूरा पढ़ने की ज़रूरत होना ही नहीं चाहिए, तब ये पूरा तरह से एक सही संक्षेपण होता है। फिर तीसरा दोस्तों, स्पष्टता। संक्षेपण की भाषा एकदम साफ और सुबोध होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्दों या फिर घुमावदार वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाठक को लेखक का संदेश एक बार में समझ आ जाना चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा होना बहुत जरूरी होता है एक संक्षेपण। फिर चौथा हो गया हमारा मौलिकता। संक्षेपण में मूल लेखक को, यानी मूल लेखक के वाक्यों को ज्यों का त्यों नहीं उतारना चाहिए। यानी समझ लीजिए जो लिखा गया है, ठीक है, जो लिखा गया लेख कोई भी जो है उसको जैसे का तैसे नहीं उतारना चाहिए। अपने हिसाब से बैठा के विचार वगैरह को एक अच्छे तरीके से छोटा में लिखना चाहिए, अपने शैली में पिरोया जाना चाहिए, ताकि इसे पढ़ने में भी स्वाभाविक लगे और मतलब पूरा उसका मतलब भी निकल जाए। फिर है तटस्थता। तटस्थता यानी संक्षेपण करते समय लेखक को अपनी ओर से कोई नई जानकारी, सुझाव, आलोचना या फिर व्यक्तिगत राय नहीं जोड़नी चाहिए। उसे केवल वही लिखना चाहिए जो मूल पाठ में दिया गया है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़, कोई जानकारी, कोई भी सुझाव या फिर कोई भी राय, ये सभी चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहिए। फिर छठा हो गया दोस्तों हम लोग का कि क्रम, विविधता और प्रभाव। विचारों का क्रम वैसा ही होना चाहिए जैसा मूल पाठ में है। वाक्यों के बीच एक तालमेल होना चाहिए और संक्षेपण कहीं से भी बिखरा हुआ ना लगना चाहिए। एक विचार दूसरे विचार से जुड़ा होना चाहिए, यानी जैसे मूल पाठ में है वैसे ही जो है एक दूसरे से तालमेल बैठा के ही लिखा जाना चाहिए। वाक्य का मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो ये था हमारा संक्षेपण का छठा। सातवां है अन्य पुरुष का प्रयोग। संक्षेपण लिखते समय अक्सर उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम वगैरह नहीं यूज किया जाता, बल्कि उसके जगह पर अन्य पुरुष यानी कि वह, वे, लेखक के अनुसार, ये सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। यह शैली लेख के अधिक आधिकारिक और गंभीर बनाने का काम करती है। ठीक है, आठवां देखेंगे दोस्तों, तो आठवां है उपयुक्त शीर्षक। एक अच्छे संक्षेपण के ऊपर एक छोटा, आकर्षक और सटीक शीर्षक होना बहुत जरूरी है, ताकि पता चल सके किस विषय में हम लोग लिख रहे हैं। शीर्षक ऐसा जो पूरे गाद्यांश के केंद्रीय भाव को स्पष्ट करे, यानी पूरा संक्षेपण को आपको जो है उसके भाव को स्पष्ट करे, ऐसा शीर्षक चुनना चाहिए। फिर है संक्षेपण लिखने की विधि क्या है, यानी कौन कौन सी विधि है। तो पहला विधि हो गया पठन। मूल पाठ को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा हो गया चयन, उसके बाद चयन, मुख्य बिंदुओं
और विचारों का रेखांकित कीजिए, यानी उसको चयन कीजिए। फिर है त्याग। त्याग क्या क्या करना है, यानी किसे किसे छोड़ देना है। तो जैसे उदाहरण दिया हो तो उसे छोड़ दीजिए, मुहावरे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, कोई भी फालतू बात वगैरह है तो उन सभी चीज़ों को पहले छोड़ दीजिए। फिर है तीसरा लेखन, ठीक है, यानी चुनी गई बातों को अपनी सरल भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, छोटा में, सरल में। चौथा है जांच। अंत में शब्दों की गिनती करें और देखें कि कोई जरूरी बात छूट तो नहीं गई। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी विधि के माध्यम से जो है संक्षेपण लिखा जाता है। निष्कर्ष से देखा जाए तो लिखा गया दोस्तों कि संक्षेपण कम शब्दों में अधिक और प्रभावी बात कहने की एक महान कला है। यह सरकारी कार्यालयों, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यह सूचनाओं के अंबार से केवल कम की बात यानी काम की बात को बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये हमारा संक्षेपण लेखन से रिलेटेड हर एक चीज़ था। इसके पूरे प्रकार को देखें, महत्व को देखें, एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता हमने समझे। तो ये था हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा वो है पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसका वर्णन कीजिए। तो चलिए देखेंगे पल्लवन क्या है। तो पल्लवन शब्द का अर्थ ही होता है फैलना या फिर विस्तार करना, यानी संक्षेपण था कि बड़ा मतलब मूल पाठ को छोटा करना। पल्लवन जस्ट उल्टा है, ठीक है, संक्षेपण का जस्ट उल्टा है। यह संक्षेपण का ठीक उल्टा है। देखिए लिखा गया है, जब किसी संक्षिप्त श्रुति, मुहावरे, लोकगीत या किसी गहरे विचार वाली एक पंक्ति को विस्तार से समझकर लिखा जाता है तो उसे पल्लवन कहते हैं, यानी लंबे लाइन में लिखना ही हमारा पल्लवन कहलाता है। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो देखिए लिखा है, किसी छोटे और गहरे विचार को खोलकर उदाहरणों और तर्कों के साथ एक निबंध या फिर पैराग्राफ के रूप में लिखना हमारा पल्लवन कहलाता है। इसे भाव विस्तार भी कहते हैं, यानी इसे भाव विस्तार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि पल्लवन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो एक अच्छा पल्लवन लिखने के लिए निम्नलिखित गुणों का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें पहला गुण हो गया कल्पनाशीलता और मौलिकता। लेखक अपनी कल्पना और ज्ञान के आधार पर उस छोटे से विचार को बड़ा रूप देता है जिसमें लेखन को अपने मौलिक विचार शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें कल्पनाशीलता और मौलिकता होना बहुत ज़रूरी है लेखक में, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ को देख के उसे विस्तार में बड़ा करना, इसके लिए लेखक के जो है लेखक के अंदर जो है अपनी विचार वगैरह को डाल के बड़ा करने की ताकत होनी चाहिए। उसे जो है उस हिसाब से कल्पनाशीलता और मौलिकता उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा है अस्पष्टता। पल्लवन का मुख्य उद्देश्य कठिन या दार्शनिक बात को सरल भाषा में समझना है, ताकि पाठक को मूल भाव समझ आ सके। यानी कोई भी समझ लीजिए कविता जैसा चीज़ है तो उसे लंबा बना के पाठ के रूप में तैयार करके, पैराग्राफ के रूप में तैयार करके लिखना है सरल भाषा में, ताकि पाठक को उसका मूल भाव वगैरह समझ आ सके। फिर आगे हो गया हम लोग का तार्किकता और उदाहरण। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लेखक अपने तर्क देता है और प्रसिद्ध उदाहरणों या फिर ऐतिहासिक घटनाओं का सहारा लेता है। यानी क्या करता है, उदाहरण वगैरह का, ऐतिहासिक घटना वगैरह का, ये सब का सहारा लेके समझाने का प्रयास करता है लेखक, ठीक है। फिर है दोस्तों एक सूत्रता। पल्लवन में केवल एक ही मुख्य विचार पर ध्यान दिया जाता है। लेखक को विषय से भटकना नहीं चाहिए और अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। यानी अपनी विषय को ही लिखना चाहिए, उसी को विस्तार करना चाहिए, कोई भी अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए, कोई अलग से टॉपिक नहीं ऐड करना चाहिए। तो ये है। आगे दोस्तों कि अन्य पुरुष का प्रयोग, इसमें भी जो है जिस तरह संक्षेपण में था उसी तरह कि पल्लवन लिखते समय अक्सर मैं या फिर हम के बजाय तटस्थ भाषा जैसे कि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ये सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रवाह यानी कि फ्लो बना रहना चाहिए। वाक्यों के बीच एक सुंदर तालमेल होना चाहिए ताकि पाठक को पढ़ते समय बिखराव महसूस ना हो और उसका रोचक बना रहे पूरा, ठीक है। तो ये है। आगे देखेंगे पल्लवन का उदाहरण, यानी पल्लवन कैसा होता है वो देखेंगे। तो एक उदाहरण के तौर पर हमने देखिए सबसे पहले ऐसा लिखा रहता है, आपका समझ लीजिए विषय है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये हमने टॉपिक ले रखा है। पल्लवन का विस्तार क्या है
कि मानव जीवन में सफलता और असफलता का सीधा संबंध उसकी मानसिक शक्ति से है। यह प्रसिद्ध कहावत हमें सिखाती है कि मनुष्य की असली शक्ति उसकी भुजाओं से नहीं बल्कि उसके संकल्प और मन से होती है। यानी पूरा ये समझ लीजिए ये टॉपिक है, ये क्या कहना चाहता है वो आप अपने भाषा में पूरा लंबा करके लिखना ही जो है हमारा ये जो है पल्लवन कहलाता है। देखिए इतना लंबा करके हमने लिखा है और आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाए हैं, तो ये हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ये एक उदाहरण के लिए हमने लिया है। अब कोई भी उदाहरण ले सकते हैं यहाँ, अगर आपको लिखना जैसे कि वहाँ 4 पेज पूरा करना है आपको एग्जाम हॉल में, तो लंबा करके लिखना, तो उसमें आपको उदाहरण वगैरह लेके चलना पड़ेगा। पल्लवन लिखने के चरण हैं, जिसमें पहला चरण हो गया, सबसे पहले मूल पंक्ति को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, फिर उसके पीछे छिपे मुख्य संदेश को समझना चाहिए, फिर उस विचार को सहारा देने के लिए उदाहरण और तर्क वगैरह भी सोचें ताकि उदाहरण देके हम समझा सकें। तो ये 3 स्टेप। चौथा स्टेप जो है हमारा वो है कि भाषा को सरल और शुद्ध बनाएं। फिर अंत में एक बार पढ़कर देखें कि क्या मूल भाव स्पष्ट हो गया है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ों के माध्यम से एक अच्छा पल्लवन तैयार किया जाता है। तो हमने पल्लवन का हर एक चीज़ समझ लिया दोस्तों। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है कि पल्लवन किसी छोटे और गहरे विचार को खोलकर विस्तार से समझने की एक कला है। इसका असली मकसद जो है एक छोटी सी पंक्ति या फिर मुहावरे के पीछे छिपे बड़े अर्थ को आसान भाषा और उदाहरणों के जरिए पाठक तक पहुंचाने का काम ही करती है हमारा पल्लवन। तो ये टोटल हमारा जो है 10 प्रश्न ही था एएसी हिंदी के लिए, और ये 10 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको एग्जाम में सिर्फ 3 ही प्रश्न अटेंड करने हैं, तो यहीं से आपका तीनों प्रश्न 100% आ जाएगा। बस आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पर नए हैं तो एक छोटा सा लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।